हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है कनाडा, डी ऑप्शन है भारत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो रूस है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न की लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है कविता है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है, तो कौन सी विधा है, तो ये कविता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो 7 आवर्त हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो 18 वर्ग हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है। तो हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या में रूट रह जाए या पाई रह जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए रूट 3 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, जब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब इसमें रूट रह जाएगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर भी कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है रेलवे मार्ग से, बी ऑप्शन है सड़क मार्ग से, सी ऑप्शन है जल मार्ग से, डी ऑप्शन है वायु मार्ग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे। ए ऑप्शन है फ्रांस के, बी ऑप्शन है अमेरिका के, सी ऑप्शन है रूस के, डी ऑप्शन है जर्मनी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर कहाँ के विद्वान थे, तो ये जर्मनी के विद्वान थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र क्या होता है। ए ऑप्शन है ज्ञान का शासक, बी ऑप्शन है धर्म प्रचारक, सी ऑप्शन है प्राकृतिक शिक्षक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र क्या होता है, तो शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 5, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर अनंत यानी अनगिनत स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ए ऑप्शन है प्रवर्तन, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सब होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है भारत का, सी ऑप्शन है चीन का, डी ऑप्शन है जापान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान को किसने लिखा है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन है मोहन, बी ऑप्शन है सेना, सी ऑप्शन है बचपन, डी ऑप्शन है पत्थर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए जो बचपन शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ये भाव को बताता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। ए ऑप्शन है पुनपुन, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है सिंधु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो गंगा नदी बहती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है भुज, बी ऑप्शन है कोटि, सी ऑप्शन है मूल बिंदु, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं। तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है। ए ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, डी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो 220 वोल्ट पे यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट यहाँ पे आता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है WTO,
सी ऑप्शन है यूएनओ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो डब्ल्यूटीओ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका विस्तृत नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है मिर्जापुर में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बनारस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था, तो प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की स्त्रियों का रक्षक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है। ए ऑप्शन है पति, बी ऑप्शन है पुत्र, सी ऑप्शन है पिता, डी ऑप्शन है भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है, तो पति है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो द्विघात बहुपद का घात 2 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछता है कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो रैखिक बहुपद होता है इसका घात 1 होता है, और इसका शून्यक कितना होता है, तो इसका शून्यक भी 1 होता है। और द्विघात बहुपद का घात 2 होता है, और इसका शून्यक भी 2 होता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है, और इसका शून्यक भी कितना होता है, 3 होता है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। ए ऑप्शन है धूप वाले दिन में, बी ऑप्शन है बादलों वाले दिन में, सी ऑप्शन है गर्म दिन में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हम, तो बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की अर्थ का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा यहाँ पे, यानी अर्थ का उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है सार्थ, बी ऑप्शन है बेअर्थ, सी ऑप्शन है अनर्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा, तो अर्थ का विपरीत क्या होगा, अनर्थ होगा। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किसके काल में प्रचलित था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैमुदी महोत्सव किसके काल में प्रचलित था। ए ऑप्शन है मौर्य काल में, बी ऑप्शन है गुप्त काल में, सी ऑप्शन है अशोक के काल में, डी ऑप्शन है मुगल काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किसके काल में प्रचलित था, तो गुप्त काल में ये क्या था, प्रचलित था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 80 डिग्री, 180 डिग्री, सी ऑप्शन है 90 डिग्री, डी ऑप्शन है 70 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23
23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है योजना मंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चालक, बी ऑप्शन है कुचालक, सी ऑप्शन है अर्धचालक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, यहाँ पे सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। ए ऑप्शन है आलसी लोग, बी ऑप्शन है समझदार लोग, सी ऑप्शन है फुर्तीले लोग, डी ऑप्शन है धूर्त लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, तो धूर्त लोग पलायन हो गए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 27 नंबर कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संगत, बी ऑप्शन है असंगत, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे असंगत कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस समीकरण का हल होगा एक हो या अनंत हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संगत कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है बंगाल में, डी ऑप्शन है उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो चमकीला है। जो अधातु होते हैं ये चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद अधातु हैं जो चमकीले होते हैं। ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है। तो जो आयोडीन होता है ये अधातु होता है, लेकिन इसमें चमक पाई जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक और अधातु होता है जो चमकीला होता है, वो होता है हीरा। हीरा भी क्या है, अधातु है, लेकिन ये भी क्या होता है, इसमें चमक पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है मैक्स मूलर, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्वामी दयानंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्पादक है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक उत्पादक है। ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है घास, डी ऑप्शन है कवक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उत्पादक है, तो घास क्या है, एक उत्पादक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32
32 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। ए ऑप्शन है 1934, बी ऑप्शन है 1935, सी ऑप्शन है 1948, डी ऑप्शन है 1951। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनती है। ए ऑप्शन है आभासी और सीधा, बी ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, डी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है आभासी और उल्टा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अमोनिया पत्र का, बी ऑप्शन है कोबाल्ट पत्र का, सी ऑप्शन है लिटमस पत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं। ए ऑप्शन है जूल में, बी ऑप्शन है एंगस्ट्रोम में, सी ऑप्शन है पास्कल में, डी ऑप्शन है मोटर मीटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रोम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लेट जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। ए ऑप्शन है हंटर समिति, बी ऑप्शन है डायर समिति, सी ऑप्शन है यहाँ पे मैग्ट्यूग समिति, डी ऑप्शन है चेम्सफोर्ड समिति। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है बड़ी आंत में, बी ऑप्शन है छोटी आंत में, सी ऑप्शन है मुख में, डी ऑप्शन है यकृत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन है। ए ऑप्शन है टिहरी बांध, बी ऑप्शन है भाखरा बांध, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टिहरी बांध किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ए ऑप्शन है 8 मिनट,
बी ऑप्शन है 7 मिनट, सी ऑप्शन है 5 मिनट, डी ऑप्शन है 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लगता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 40 प्रश्नों का टेस्ट दे चुके हैं, तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। और यहाँ पे ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि 3, 4, 7, 6, 7, 2, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। जो ये संख्या दिया है इसका आपको बहुलक निकालना है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।